दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक डार्क कोड से, जिसमें कहा गया था कि हर इंसान का बिहेवियर उसके इंस्टिंक्ट से जुड़ा होता है और जब जस्टिस नहीं मिलता तो वही इंस्टिंक्ट वायलेंस में बदल जाता है। यानी कि फिल्म शुरू ही हुई है एक वार्निंग के साथ कि आगे जो भी होने वाला है वो जस्टिस ना मिलने का नतीजा है। कहानी की सेटिंग दिखाई गई है एक अननेम्ड यूरोपियन कंट्री में, जहां ना कोई शहर का नाम था ना कोई देश का। बस इतना समझ लीजिए कि ये कहानी कहीं यूरोप में सेट है। ऐसे में फिल्म ओपन हुई एक बहुत ही नॉर्मल सी सीन से। एक माँ अपने छोटे बेटे के साथ ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी। बच्चा चॉकलेट मांग रहा था, माँ उसे मना कर रही थी और दोनों के बीच एक नॉर्मल पेरेंट चाइल्ड बहस चल रही थी। काउंटर पर पेमेंट हुई। माँ ने बच्चे को थोड़ा खींचते हुए स्टोर से बाहर निकाला और दोनों ने रोड पर चलना शुरू किया। तभी अचानक एक आदमी सामने आया, चाकू निकाला और माँ पर अटैक कर दिया। बच्चा सामने ही खड़ा होकर ये सब देखता रहा और हमलावर भागकर गायब हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ एक न्यूज़ चैनल पर जिसका नाम था वर्ल्ड न्यूज़। न्यूज़ एंकर ने बताया कि पूरा देश डर के साए में है क्योंकि एक औरत को पब्लिक में मार दिया गया है और शक एक अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट पर है। पेरेंट्स अब अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेज रहे और औरतें रात के बाद घर से निकलने में डर रही हैं। यानी कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां पूरा शहर खौफ में जी रहा है। लेकिन तभी एक नया एंगल सामने आया। न्यूज़ में रिपोर्ट हुई कि इस सारे डर के बीच एक मिस्टीरियस फिगर उभर कर आ गया है जिसे लोग विजिलेंटी सिटीजन बुला रहे हैं। ये बंदा अपने तरीके से जस्टिस दे रहा था, वो जस्टिस जो पुलिस और कोर्ट नहीं दे पा रहे थे। स्ट्रीट इंटरव्यूज में लोग इस अननोन हीरो की तारीफ कर रहे थे। एक औरत ने कहा कि वो रियल हीरो है। यहाँ तक कि एक अमेरिकन औरत भी कैमरे पर आकर बोली कि अमेरिका को भी ऐसे ही किसी बंदे की जरूरत है जो कचरा साफ करे। ऐसे में एक और सीन आया जो काफी क्रिप्टिक था। एक पिक्सलेटेड वीडियो में एक आदमी की आवाज सुनाई दी जिसने कहा कि सोल्जर्स को देश के नाम पर मरने भेजा जाता है, लेकिन असल में उनका बलिदान सिर्फ एक धोखा है। उसने कहा कि सिस्टम किसी के लिए कुछ नहीं करता और यूनिवर्स को बैलेंस चाहिए। यानी कि यही वो मैनिफेस्टो था जो आगे चलकर इस विजिलेंटी की पहचान बना। इसके बाद कहानी शिफ्ट हुई 3 आदमियों की तरफ जो एक दुकानदार से पैसे वसूलने जा रहे थे। ये लोग एक डार्क बिल्डिंग में घुसे और जैसे ही अंदर पहुंचे वही विजिलेंटी ने उन्हें गोली मार दी। ये दिखाने के लिए काफी था कि ये बंदा सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि एक्शन में भी है। इसके बाद वर्ल्ड न्यूज एक स्टेटमेंट लेकर आई इंटरपोल रीजनल चीफ हेनरी की, जो इस विजिलेंटी को पकड़ने वाली टीम लीड कर रहा था। हेनरी ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन एक इंटरनेशनल टेरर सेल की तरफ इशारा कर रही है जिसे शायद रशियन या चाइनीज इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं, जो ईयू और यूएसए दोनों की डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रहा है। यानी कि एक छोटे से विजिलेंटी की कहानी अब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का रूप ले चुकी थी। अब हमें इस विजिलेंटी का पहला बड़ा सीन देखने को मिला। एक बस के अंदर 3 टीनेज लड़के चढ़े और टिकट का पैसा देने से मना कर दिया। ड्राइवर ने बस रोक दी और कहा कि जब तक सब पैसे नहीं देंगे बस नहीं चलेगी। तभी एक आदमी उठा जिसने इन लड़कों का टिकट खुद पे कर दिया। ये आदमी कोई और नहीं, सैंडर्स था। ये उसका रियल नाम है। सैंडर्स इन लड़कों के पास बैठ गया और उन्हें एक लेक्चर दिया। उसने समझाया कि अगर लोग बस का टिकट नहीं देंगे, मूवी टिकट नहीं देंगे, ग्रोसरी स्टोर में चोरी करेंगे तो आखिर में इसका बोझ पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। जब एक लड़के ने अपनी पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाया, सैंडर्स ने अपनी गन उसके पेट पर रख दी और बहुत शांति से कहा कि आज उसकी जिंदगी का सबसे लकी दिन है। यानी कि बिना कुछ ज्यादा किए उसने इन लड़कों को डरा दिया और चला गया। इसके बाद सैंडर्स पहुंचा हॉस्पिटल जहां एक लड़की एल्सा भर्ती थी जिसके साथ रेप और मारपीट हो चुकी थी। वो उसके पास बैठा और पूछा कि वो क्या चाहती है। एल्सा ने कहा कि वो चाहती है कि जिन लोगों ने उसके साथ ये किया है उन्हें उम्र भर जेल में रहना पड़े। सैंडर्स ने उसे समझाया कि ट्रायल का प्रोसेस बहुत लंबा होगा, कोर्ट में उसे बार बार वही कहानी दोहरानी पड़ेगी, लोग उसे झूठा कहेंगे और हो सकता है कि आखिर में भी अपराधी छूट जाएं। उसने पूछा कि क्या यही वो जस्टिस है जो वो चाहती है। एल्सा ने कहा नहीं, लेकिन वो जस्टिस चाहती है बस। तभी एक फ्लैशबैक टाइप इंटरव्यू में हमें पता चला कि सैंडर्स का दूसरा एक्शन भी बहुत अलग टाइप का है। एक बार में उसने देखा कि 2 आदमी 2 लड़कियों के ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसने चुपके से ग्लास बदल दिए जिससे ड्रिंक उन्हीं 2 आदमियों के अंदर चला गया जो ड्रग मिला रहे थे। उसने लड़कियों को बता दिया कि क्या हुआ और उन्हें सेफली निकलने को कहा और खुद वहां से चला गया। यानी कि इस पॉइंट तक उसका हर एक्शन हीरो जैसा ही लग रहा था। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा एंगल खुलना शुरू हुआ। दोस्तों, सैंडर्स असल में एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था जिसके पास एक पूरी रियल एस्टेट और मैनेजमेंट कंपनी थी। वो अपना फ्री टाइम अपनी प्रॉपर्टीज इंस्पेक्ट करने में बिताता था। इसी बीच हमें देखने को मिला कि मिलिट्री व्हीकल्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं
जबकि सैंडर्स खुद अपने एक मेटल बंकर के अंदर तैयारी कर रहा था, जिसमें हर तरफ से राइफल निकालने के लिए होल बने हुए थे। यानी कि एक तरफ शिकार आ रहा था और दूसरी तरफ शिकारी पूरी तैयारी में था। इसी दौरान उसका मैनिफेस्टो आगे बढ़ा, जिसमें उसने कहा कि गवर्नमेंट, कोर्ट और पुलिस कभी लोगों की रक्षा के लिए नहीं बने थे, बल्कि सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के लिए बने थे। उसने खुद को वो शख्स बताया जो लोगों को ये कंट्रोल वापस दिलाने आया है। यानी कि ये सिर्फ एक एंग्री आदमी नहीं है, बल्कि उसके पास एक पूरी आइडियोलॉजी थी जिसे वो जस्टिफाई कर रहा था। इसी बीच वर्ल्ड न्यूज़ एक और अपडेट लाई, जिसमें कहा गया कि माइग्रेशन का रिस्क उसके बेनिफिट से ज़्यादा हो गया है और टाइम आ गया है पॉलिसी रीथिंक करने का। ऐसे में एक तरफ माइग्रेशन को लेकर डिबेट चल रही थी और दूसरी तरफ मिलिट्री फाइनली सैंडर्स के बंकर तक पहुंच गई। सैंडर्स ने अंदर से वार्निंग दी कि वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो बस अपना काम कर रहा है और ये उनके पास आखिरी मौका है वहां से चले जाने का। लेकिन जब सोल्जर्स पीछे नहीं हटे तो सैंडर्स ने फायर खोल दिया और एक एक करके सबको मार दिया। इस पूरे शूट आउट के दौरान बैकग्राउंड में एक बहुत अजीब सी सॉफ्ट म्यूजिक बजती रही, जो माहौल को और भी अनसेटलिंग बना रही थी। इसके बाद कहानी गई उसकी कंपनी के हेड ऑफिस में, जहां सैंडर्स एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा। उसके मैनेजर ओवेन ने उसे बताया कि कंपनी के यूनिट्स में करीब 10% टेनेंट्स टाइम पर रेंट नहीं दे रहे। सैंडर्स ने गुस्से में फौरन इन सबको इविक्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन ओवेन ने समझाया कि यहाँ कानून ऐसा है कि पहले 4 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है, फिर कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 7 महीने लग जाते हैं। सैंडर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके हिसाब से इसका मतलब था कि लोग 7 महीने फ्री में रहेंगे। यहीं पर सैंडर्स ने अपने पैसों का पूरा हिसाब बताया। उसके पास 3,500 यूनिट्स हैं, जिनसे उसे सालाना 50 मिलियन यूरो से ज़्यादा आता है और उसमें से 10% यानी 5 मिलियन से ज़्यादा यूरो वो मानता है कि लोग उससे चोरी कर रहे हैं। इसी बातचीत में सैंडर्स का बैकग्राउंड भी थोड़ा खुला। पता चला कि उसकी माँ की मौत बहुत कम उम्र में हो गई थी और उसके बाद उसके पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। दोनों के बीच कभी ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा और जब सैंडर्स अमेरिकन आर्मी में एक्टिव ड्यूटी पर था, तभी उसे खबर मिली कि उसके पिता की कैंसर से मौत हो गई। उसे पता ही नहीं था कि उसके पिता को कैंसर है। इसके बाद ही उसने यहाँ आकर पूरी कंपनी की कमान अपने हाथ में ले ली। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया। ओवेन ने उसे बताया कि टैक्स अथॉरिटीज उसकी होल्डिंग कंपनीज की ओनरशिप को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, क्योंकि सैंडर्स खुद एक रजिस्टर्ड सिटीजन नहीं था और वो लीगली इस देश में आया भी नहीं था। यानी कि जो बंदा माइग्रेंट्स के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला रहा है, वो खुद एक इलीगल इमिग्रेंट था। इसके साथ ही गवर्नमेंट उनकी खाली सोशल हाउसिंग यूनिट्स माइग्रेंट्स को रहने के लिए जब्त करना चाहती थी। लेकिन सैंडर्स ने साफ कहा कि कोई यूनिट खाली नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें फुल प्राइस पर गवर्नमेंट को रेंट पर देना चाहिए। ओवेन ने उसे समझाया कि अगर वो ओनरशिप की जानकारी नहीं देगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, और अगर वो जानकारी दे देता तो उसे शायद सिटीजनशिप भी मिल जाती। लेकिन सैंडर्स ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि वो तो बस एक अमेरिकन है जो यहाँ एक एक्सटेंडेड वेकेशन पर है। इसके बाद ऑफिस से निकलते वक्त सैंडर्स ने एक और टॉक्सिक कमेंट किया, जिसमें उसने कहा कि ऑफिस में नर्सिंग होम जैसी स्मेल आ रही है और उन्हें फ्रेश ब्लड की जरूरत है। यानी कि वो पुराने और उम्रदराज एम्प्लॉयज को निकालने की बात कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें पुराना समझता है। इसके बाद फिर से वो सीन दिखाया गया जहां सैंडर्स ने सोल्जर्स को मारा था और वहां से सेफली भाग गया था। पता चला कि ये घर एक फेक नाम से रेंट पर लिया गया था और जब टीम अंदर गई तो वहां कोई नहीं मिला। ये पूरा सेटअप सिर्फ एक फसाड था, एक फोर्ट्रेस जैसा बंकर जो सैंडर्स ने पहले ही रिग कर रखा था। जैसे ही टीम अंदर पहुंची, बंकर ब्लास्ट हो गया और सारे सोल्जर्स मारे गए सिवाय चीफ हेनरी के, जिसका चेहरा बुरी तरह जल गया। इसके बाद सैंडर्स एक लड़की के घर पहुंचा। उसके पिता ने उसे अंदर नहीं आने दिया। सैंडर्स ने पूछा, क्या कोर्ट के जस्टिस से आप खुश हैं? तभी वो लड़की खुद आगे आई और बोली कि उसे कोर्ट से कोई जस्टिस नहीं मिला। बस सैंडर्स को यही सुनना था, अब उसे जस्टिस भी वही दिलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एल्सा हॉस्पिटल में थी तब इंटरपोल की तरफ से हेनरी उससे मिलने आया था। उसने भी एल्सा को हौसला दिया कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन एल्सा ने कहा, मुजरिम तो तुम्हारे पास ही थे, तुमने ही तो कहा था कि तुम उन्हें मार दोगे। दरअसल एल्सा हेनरी को सैंडर्स समझ बैठी थी। उसे लगा कि पहले भी वही उससे मिलने आया था, इसलिए उसने तुरंत बात बदल दी। लेकिन हेनरी ने पूछा, जो तुमसे मिलने आया था वो कैसा दिखता था? तब एल्सा ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी हाइट छोटी थी, मिडिल ईस्टर्न लुक था, काले बाल थे और दाढ़ी थी। इसके बाद सैंडर्स एक पार्क में पहुंचा जहां वही 3 टीनेजर्स जिन्हें उसने बस में पैसे दिए थे एक छोटे बच्चे को बुली कर रहे थे। सैंडर्स ने उन्हें टेजर से शॉक दिया, बच्चे को घर जाकर अपने पेरेंट्स को बुलाने और इन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट करने को कहा।
फिर उसने उन तीनों को बहुत ठंडे अंदाज में वार्निंग दी कि अगर उन्होंने फिर किसी पर हाथ उठाया तो वो वापस आएगा और इस बार वो बचकर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद उसने उनके हाथों को कुचल दिया ताकि उन्हें ये बात हमेशा के लिए याद रहे। अब कहानी अपने सबसे डार्क हिस्से की तरफ बढ़ी। सैंडर्स एक ऑफिसर बनकर जज रेनहोल्ड को ड्रग देकर किडनैप कर ले गया। ये वही जज था जिसने उन 6 लड़कों को बरी कर दिया था जिन्होंने 14 साल की एक लड़की के साथ गैंग रेप किया था। सैंडर्स उसे एक रिमोट लोकेशन पर ले गया और उसे उसका ही पुराना कोर्ट हाउस इंटरव्यू दिखाया जिसमें जज ने कहा था कि वो लड़के भी एक तरह से विक्टिम थे क्योंकि समाज उन्हें इंटीग्रेट नहीं कर पाया और इसी वजह से उन्हें जेल की जगह मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया गया था। सैंडर्स जज को बार बार यही कहता रहा कि उसकी वजह से रेप और मर्डर करने वाले लोग बच जाते हैं। इसके बाद उसने जज की कलाई काट दी और इसे सुसाइड का रूप दे दिया। इसके बाद सैंडर्स पहुंचा उन्हीं रेपिस्ट में से एक यूसुफ के घर। उसने पूरी फैमिली को होस्टेज बना लिया। यूसुफ के पिता इब्राहिम और उसकी सिस्टर से बातचीत में पता चला कि सिस्टर खुलेआम विक्टिम ब्लेमिंग करती थी और कहती थी कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे जो लड़कों को उत्तेजित करते हैं। सैंडर्स ने इस पूरी आइडियोलॉजी को चैलेंज किया और यूसुफ को मजबूर किया कि वो अपने बाकी दोस्तों को बुलाए। एक एक करके बाकी लड़के घर आए और सैंडर्स ने उन्हें भी मार दिया। आखिर में उसने यूसुफ और उसकी पूरी फैमिली को भी मार दिया, यानी कि सिस्टर, पेरेंट्स, सब कुछ। इसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ एक और बड़ी अपडेट लाई जिसमें बताया गया कि हाल ही में कई जजेस संदिग्ध हालात में मरे पाए गए हैं जिन्हें पहले सुसाइड माना गया, लेकिन अब इन्हें मर्डर्स के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ में डिबेट चली कि अब असली खतरा कौन है, वो क्रिमिनल्स जो ये क्राइम कर रहे थे या वो विजिलेंटी जो उन्हें ख़त्म कर रहा था। साथ ही माइग्रेंट से जुड़े क्राइम के आंकड़े भी दिखाए गए ताकि नैरेटिव और तेज हो सके। इसके बाद सैंडर्स ने हॉस्पिटल में हेनरी को कॉल किया और उसे गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज दिया। उसने कहा कि लोग किसी टेक ओवर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो भी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म और वोक लेफ्ट की वजह से हो रहा है उससे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। उसने एक ही ऑप्शन दिया कि या तो सिस्टम खुद इसे रोके या फिर लोग खुद इसे रोक देंगे। और आखिर में फिल्म खत्म होती है उसी बाप बेटी के साथ जो अब सुकून से बैठे थे क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया था वो सभी अब मर चुके थे। लड़की ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और स्क्रीन पर सैंडर्स की वही लाइन दोबारा सुनाई देती है कि वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि लोग खुद सही और गलत का फर्क समझें और एक दिन उसे ऐसा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये मूवी जितनी ओवर द टॉप लगती है उसके पीछे कुछ बहुत रियल और डार्क पैटर्न्स छुपे हुए हैं जो असल दुनिया में बार बार देखने को मिलते हैं। फिल्म में सैंडर्स कैमरे पर बैठकर अपना मैनिफेस्टो रिकॉर्ड करता है और यही पैटर्न हमने रियल लाइफ के कई मास शूटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में देखा है। ये लोग अक्सर खुद को विक्टिम और हीरो दोनों की तरह पेश करते हैं, एक मैनिफेस्टो छोड़ते हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी आइडियोलॉजी को आगे कैरी करें। फिल्म का मैं ये तब तक करूंगा जब तक तुम खुद नहीं सीख जाते वाला डायलॉग असल में उन्हीं रियल केसेस की भाषा से बहुत मिलता है। मूवी में दिखाया गया है कि लोग सोशल मीडिया पर इस अननोन विजिलेंटी को हीरो बना देते हैं बिना ये सोचें कि वो असल में मर्डर्स कर रहा है। यही चीज रियल दुनिया में भी होती है जहां वायलेंट फिगर्स को ऑनलाइन फैन फॉलोइंग मिल जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन को वॉइस दे रहे होते हैं। यही असली हॉरर है। फिक्शनल विलन से ज्यादा डरावना ये है कि लोग ऐसे बंदों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सैंडर्स का लैंडलॉर्ड वाला एंगल कॉमेडी जैसा लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हाउसिंग क्राइसिस और प्रॉपर्टी ओनर्स का टेनेंट्स के साथ बिहेवियर बहुत ज़्यादा यही जैसा होता है। बिल्डिंग्स मेंटेन नहीं करना, ज़्यादा रेंट चार्ज करना और इविक्शन लॉज को बाईपास करने की कोशिश करना, ये सब असल में पूरी दुनिया के बड़े शहरों में एक बहुत डार्क और नॉर्मलाइज्ड प्रॉब्लम है। फिल्म का जज वाला सब प्लॉट जहाँ रेपिस्ट को सिर्फ मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल जाता है, ये एक एग्जैगरेटेड वर्जन है उस फ्रस्ट्रेशन का जो लोग रियल लाइफ में हाई प्रोफाइल केसेस में देखते हैं जहां पावरफुल या वेल कनेक्टेड अपराधी आसानी से बच जाते हैं। यही फ्रस्ट्रेशन है जो लोगों को विजिलेंटी जस्टिस की फैंटेसी की तरफ खींचता है, भले ही असल में ये बहुत खतरनाक रास्ता हो। सबसे डार्क पॉइंट ये है कि फिल्म एक फिक्शनल स्टोरी के नाम पर एक रियल पॉलिटिकल नैरेटिव को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है जहां क्राइम को सिर्फ माइग्रेंट से जोड़ दिया जाता है। ये एग्जैक्टली वही टैक्टिक है जो रियल दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा यूज करता है, फिक्शन के पीछे छुपकर एक रियल बायस को जस्टिफाई करना। और आयरनी ये है कि हीरो खुद एक इलीगल माइग्रेंट है, फिर भी वो माइग्रेंट्स के खिलाफ जस्टिस दे रहा है। सबसे स्कैरी चीज मूवी में मॉन्स्टर नहीं बल्कि क्राउड की मेंटालिटी है। हर बार जब सैंडर्स कुछ एक्सट्रीम करता है, पब्लिक उसे और सपोर्ट करती है। यही चीज रियल लाइफ में भी होती है जहाँ कोई वायलेंट फिगर पॉपुलर हो जाता है क्योंकि लोग अपना फ्रस्ट्रेशन उसमें प्रोजेक्ट करते हैं
और धीरे धीरे उसकी क्रूरता को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यही थी सिटीजन विजिलेंटे की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो खुद को जस्टिस के नाम पर पेश करती है, लेकिन असल में एक बहुत ही कंफ्यूज्ड और कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियोलॉजी पर खड़ी है। एक तरफ हीरो खुद एक अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट है और दूसरी तरफ वो माइग्रेंट्स के खिलाफ ही पूरी फिल्म में जस्टिस दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।